हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे कि यार भारत का एक पायलट जो है वो पाकिस्तान में हमला किया और वो बच के निकल गया। ऐसे होते हैं बाद और वो नीचे आया, उसको चोटें भी लगी, फिर भी वो हिम्मत ना हारा और एक बड़ी एक एक जो था ना वो एक के बराबर है। मतलब भारतीय 100 में से एक के बराबर है। 100 बंदे भी उसके सामने हो तो वो एक काफी होता है उसके लिए। यही एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो बिना किसी तरीके कौन और करते हैं, क्या हुआ था, क्या कब का वाकया है, बिना किसी तरीके कौन और करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 10 सितंबर 1965 एक और जहां 1965 का आसमान वाकया से इंडियन फाइटर प्लेन का स्क्वाड्रन जमीन पर मौजूद पाकिस्तानी आर्टिलरी पर बम गिरा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्मी अपनी आर्टिलरी से उस पर लगातार गोला दाग रही थी। इसी बीच एक गोला एक प्लेन को टारगेट करने में सफल हुआ। प्लेन के धमाके के बाद आग लगी, लेकिन विस्फोट से पहले पायलट ने इजेक्शन सीट का बटन दबाया और पैराशूट के सहारे जमीन पर आने लगा। अभी पायलट इमरजेंसी लैंडिंग की चोटों से उबरा भी नहीं था कि दुश्मन सेना ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। मारो मारो और गालियां देते हुए कई सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान आर्मी ने अंधाधुंध फायरिंग कर उसकी सर्च शुरू कर दी। बचना नामुमकिन था, क्योंकि जिस स्थान पर वो गिरा था वो दुश्मन की सरजमीं थी। ये घटना है भारत पाकिस्तान के 1965 के युद्ध की, जब एक इंडियन फाइटर पायलट का फाइटर प्लेन पाकिस्तान में क्रैश हो गया। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि 24 घंटे से भी कम समय में वो बिना किसी सरकारी मदद के पैदल ही भारत वापस आने में सफल रहा। पर कैसे, आइए जानते हैं। 1965 के युद्ध में भारतीय सेना को लाहौर पर कब्जा करना था और दोस्तों दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में आर्मी और नेवी के साथ साथ एयरफोर्स भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। वहीं एयरफोर्स जानी जाती है अपने फाइटर पायलट्स के दम पर, जो केवल आसमान में ही दुश्मन सेना से हवाई मुकाबला नहीं करते हैं, बल्कि जमीन पर मौजूद दुश्मन सेना के लिए भी काल बन जाते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत में कई जाबाज फाइटर पायलट हुए हैं, जिन्होंने साल 1962 के भारत चीन युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध और अभी कुछ साल पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। एक ऐसा ही भारत का जाबाज फाइटर पायलट हुआ जिसकी बहादुरी की कहानी काफी फेमस है। इनका नाम है तारा फेरोज चिनॉय। साल 1965 6 सितंबर को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध जंग को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया। युद्ध के 4 दिन बीत जाने के बाद इंडियन आर्मी को आदेश दिया जाता है कि वे लाहौर पर कब्जा कर लें। ये इतना इजी भी नहीं था, क्योंकि इस एरिया में 1950 के दशक में पाकिस्तान द्वारा बनाई गई इच्छोगिल नहर आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा बनी थी। इस नहर पर एक ब्रिज भी था और इसी ब्रिज के रास्ते इंडियन आर्मी को आगे बढ़ना था। ब्रिज के उस पार नहर वाले एरिया में बड़े बड़े जंगल झाड़ थे और ब्रिज में डायनामाइट लगा हुआ था। इन्हीं जंगलों के बीच में पाकिस्तान आर्मी ने उस समय के अपने सबसे अल्ट्रा मॉडर्न 1.55 mm हाउसियर आर्टिलरी को छुपा रखा था। ये आर्टिलरी लगातार इंडियन सोल्जर्स पर हमला किए जा रहे थे, तो आखिर में इंडियन आर्मी ने इन आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडियन फोर्स की मदद लेने का निश्चय किया। इसकी सूचना जालंधर स्थित आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन को दे दी गई। 10 सितंबर 1965 को सुबह 7 बजे आदमपुर एयरबस के ऑफिसर ने 4 इंडियन फाइटर पायलट को इस मिशन की जानकारी दी। उन्हें कहा कि इच्छोगिल नहर के पास स्थित पाकिस्तान आर्मी की आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय करना है, जो इंडियन आर्मी के लिए खतरा है। आर्टिलरी की सुरक्षा के लिए चारों तरफ एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगाई गई, ताकि अगर इंडियन एयरक्राफ्ट उन पर अटैक करते हैं तो उन्हें आसानी से टारगेट किया जा सके। मिशन को स्क्वाड्रन लीडर टीपीएस गिल लीड कर रहे थे। उनके नंबर 2 के साथी थे फ्लाइंग ऑफिसर मुंबई के 20 वर्षीय पारसी युवक तारा फेरोज चिनॉय। इस वक्त तक तारा को सेना में कमीशन हुए कुल 2 साल ही बीते थे। इस ऑपरेशन के डिप्टी लीडर और नंबर 3 पायलट लेफ्टिनेंट रवि कुमार थे और नंबर 4 की जिम्मेदारी सौंपी गई थी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गिगी रत्न पारखी को, जब ट्रेन में किए गए हमले में सभी बम समाप्त हो गए। दोस्तों, आदेश मिलते ही ये चारों इंडियन फाइटर पायलट अपने मिशन पर निकल जाते हैं। इस समय के ये फाइटर प्लेन आज जितने अल्ट्रा मॉडर्न नहीं थे। ये फ्रांस में बना दसॉल्ट मिस्टियर फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट था। सभी ने नीची उड़ान भरकर तोपों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके।
कुछ देर उड़ान भरने के बाद इन्हें पाकिस्तान में ही हथियारों को ले जाती एक ट्रेन दिखाई देती है। ये विमान उस पर हमला करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में सफल रहते हैं। जब ये सभी पायलट अपने फाइटर प्लेन से भारतीय सीमा में वापस लौट रहे थे तो उन्हें बाकी सभी पाकिस्तानी आर्टिलरी दिखाई दे गई जिनकी तलाश में वो निकले थे, लेकिन वे उन पर भी बम नहीं गिरा सके क्योंकि उन्होंने अपने सारे बम तो ट्रेन को डिस्ट्रॉय करने में गिरा दिए थे। वापस लौटने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट ऑफिसर को दी। फिर इन्हें आदेश दिया गया कि जल्दी से खाना खाकर फाइटर प्लेन को लेकर वापस उस जगह पर जाएं और बमबारी करें। फिर इसके बाद नंबर 2 के फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनॉय जब मेस में खाना खाने पहुंचे तो देखा कि वहां पर अफसरों की भीड़ लगी हुई है और खाना खिलाने वाले लोगों को भी खाना खिलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसके पहले सुबह के मिशन में जाने से पहले भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था। अब इन्हें भूख और प्यास दोनों लग रही थी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वेटर से पानी मांगा, लेकिन वो इतना बिजी था कि उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। अब चिनॉय वापस क्रू रूम में चले जाते हैं जहां पहले से ही इन्हीं के डिपार्टमेंट के फिलिप राजकुमार बैठे हुए थे। इन्होंने चिनॉय से कहा कि तुम थोड़ा पानी पी लो, पता नहीं कि तुम्हें कब पानी मिले। उनकी बात मानते हुए चिनॉय ने जल्दी से 1 गिलास पानी पिया और क्रू रूम से बाहर आ गए। इसके बाद जब वे बेस पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके साथी पायलट अपने अपने फाइटर प्लेन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने भी तुरंत अपना फ्लाइंग गियर पहना और अपने फाइटर प्लेन पर सवार होकर चल पड़े। फिर से चारों ने अपने लक्ष्य को भेदने के लिए विमानों से उड़ान भरी और उसी इलाके में पहुंच गए जहां उन्होंने पाकिस्तानी आर्टिलरी देखी थी। अब ये सभी जैसे ही वहां पहुंचे तो पहले से ही जैसे पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी इनका इंतजार कर रही थी। उनके वहां पहुंचते ही ये सभी आर्टिलरी गरजने लगी। अब स्क्वाड्रन लीडर टीपीएस गिल ने अपने साथियों को रेडियो पर संदेश देना शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच चिनॉय को अपनी सीट के नीचे एक शोर का झटका महसूस हुआ। इसके बारे में दारा फिरोज चिनॉय अपनी पुस्तक एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान अ वॉर हीरोज क्रॉनिकल में लिखते हैं। ये झटका ऐसा था कि जैसे मैं किसी खच्चर के पीछे खड़ा हूँ और उसने मुझे जोर से लात मारी है। अचानक उसी क्षण मेरे प्लेन का इंजन बंद हो गया और इंजन में मौजूद फायर वार्निंग लाइट जलने लग गई। मेरे विमान की जो गति थी वो अब तेजी से घटते हुए शून्य पर आ गई। मेरा कॉकपिट धुएं से भर गया और मुझे अपने पीछे आग की गर्मी महसूस होने लगी। अब मैंने तुरंत ये संदेश अपने साथियों को दिया। मैंने संदेश भेजा, आई एम हिट, इंजन फ्लेम आउट। कुछ ही सेकंड्स में धुआं और गर्मी इतनी बढ़ गई कि ना तो प्लेन का इंस्ट्रूमेंट पैनल दिख रहा था और ना ही बाहर का कुछ नजारा। जब थोड़ा धुआं साफ हुआ तो मैंने देखा कि इंजन बंद हो चुका है और आग की लपटें पीछे से कॉकपिट में आ रही हैं। इस समय इनका फाइटर प्लेन जमीन से तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर था दोस्तों। इसमें 2x68 mm के रॉकेट पॉड रखे हुए थे और ईंधन टैंक लगभग 3/4 भरा हुआ था। अब ऐसे में अगर विमान नीचे गिरता तो मौत निश्चित थी। इतना सब कुछ देखकर 1 सेकंड गवाए बिना भी उन्होंने अपनी इजेक्शन सीट का बटन दबाया और पैराशूट के सहारे जमीन पर आने लगे। युद्ध में किसी भी फाइटर पायलट को सबसे बड़ा डर मारे जाने का नहीं होता, बल्कि दुश्मन के इलाके में उसके फाइटर जेट के गिर जाने का होता है, वो भी उस जगह जहां अभी हमला हुआ हो या हमला हो रहा हो। और सबसे बुरा होता है गुस्साए नागरिकों के हाथों पकड़े जाना। आगे चिनॉय अपनी किताब में लिखते हैं, जब मैं आसमान से नीचे आ रहा था तो मुझे राइफल की गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बीच बीच में एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी के गोले भी मेरे अगल बगल से गुजर रही थी। कई गोलियां तो मेरे पैराशूट को पार करते हुए निकल गईं। कुछ सेकंड में ही मैं समझ गया कि वे लोग मुझे निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बचा रहा। ये जिनेवा कन्वेंशन की शर्तों का सीधा सीधा उल्लंघन था। किसी के फाइटर प्लेन के मार गिराए जाने के बाद पायलट का पैराशूट ही उसके आसमान से जमीन पर जीवित लौटने का एकमात्र सहारा होता है। ये दुश्मनों से खुद को बचाते हुए गन्ने के खेत में जा गिरे। अचानक खुद को दुश्मन की सीमा में पाकर जहां लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, दारा ने वहां से कोशिश शुरू की और जीत भी हासिल की। दरअसल गन्ने की फसल की हाइट इनकी हाइट से ज्यादा थी, इसलिए इन्हें छिपने का मौका मिल गया। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों की चीखें और गालियां और गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इसके बाद वो गन्ने के खेत में खुद को छिपाते हुए भागने लगे। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि पाकिस्तानी सोल्जर उनके ईस्ट डायरेक्शन की ओर इंडियन बॉर्डर में भागने की उम्मीद करेंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया और इसके उलट वेस्ट डायरेक्शन की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें गाड़ियों और उनका पीछा कर रहे पाकिस्तानी सोल्जरों की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। दारा फिरोज चिनॉय लिखते हैं, मैं खेतों में गन्ने की आड़ में खुद को छुपाता रहा। थोड़ी देर बाद
मैंने नॉर्थ डायरेक्शन की ओर दौड़ लगानी शुरू कर दी। मैं लगातार कुछ घंटों तक दौड़ता रहा, फिर कुछ देर आराम किया। अब एक समय के बाद जब खेत खत्म होने लगे तो फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय ने अंधेरा होने तक खुद को गन्ने की आड़ में छिपाए रखने की स्ट्रैटेजी अपनाई। चिनॉय आगे कहते हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि जल्द ही अंधेरा हो जाए, लेकिन अंधेरा तो अपने समय से ही होगा। जैसे ही अंधेरा हुआ मैंने एक गड्ढा खोदा और इसमें अपना सारा एविडेंस दफना दिया। सितंबर का महीना भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी मानसून का महीना होता है। इस कारण से मिट्टी थोड़ी गीली थी। बचने के लिए अपने चेहरे पर गीली मिट्टी लगा ली। ड्रेस भी पूरी तरह से मेरे पसीने से भीगी हुई थी और कीचड़ से सने होने के कारण काला दिखाई दे रहा था। अब अंधेरे का फायदा उठाते हुए चिनॉय आखिर में ईस्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगे। गन्ने के खेतों का सहारा लेते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि गांव से होकर ना गुजरें, क्योंकि कहीं किसी गांव वाले ने देख लिया या किसी कुत्ते ने भी देख लिया तो वो शोर मचाना शुरू कर देंगे। चिनॉय को एहसास हुआ कि वो सुबह केवल 1 कप चाय पीकर निकले थे और पिछले 20 घंटों से पानी की एक बूंद भी उन्होंने नहीं पी। अब उन्हें बहुत प्यास लग रही थी और थकान के कारण उनके पैरों की गति भी धीमी हो रही थी। घबराहट और लगातार दौड़ते रहने से वो पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चले थे। उन्हें ये अंदाजा था कि अगर थकान के कारण बेहोश हो गए और पाकिस्तानियों के हाथ लग गए तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा। संभव है कि देखते ही गोली मार दी जाए। ये सभी बातें सोचते हुए वे अब नॉर्थ डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। अगले कुछ घंटों तक वे रनिंग, जॉगिंग और वॉकिंग को मिक्स करके भारत के बॉर्डर की ओर बढ़ते रहे। इनकी कोशिश थी कि सुबह का उजाला होने से पहले वे अपने वतन लौट जाएं। उन्होंने पहले कमर तक पानी वाली एक नहर को पार किया और फिर तेजी से बहने वाली इच्छोगिल नहर को पार करने में भी सफल हुए। अब वो जैसे ही अमृतसर बटाला रोड पर पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास हुआ कि भारत पाकिस्तान सीमा पार कर अपने वतन लौट चुका हूं। तभी इन्हें एक कुआं दिखाई देता है। ये वहां जाते हैं और घिरनी के सहारे कुएं से एक बाल्टी पानी निकालते हैं। फिर पानी पीने के बाद बचा हुआ पानी अपने सिर पर डालते हैं। अब प्यास बुझने के बाद इनका आत्मविश्वास लौट आता है। अब ये अमृतसर बटाला मार्ग पर साउथ डायरेक्शन की ओर चलने लगते हैं। तभी उन्हें तमिल भाषा में बोलती हुई कुछ आवाजें सुनाई देती। ये जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, कौन है वहाँ? कीचड़ से लिपटे और गंदा ड्रेस पहने हुए इन्हें देखकर वो लोग भौचक्के से रह गए, लेकिन उनमें से एक ने तुरंत इनके ऊपर अपनी राइफल तान दी और कहा, हैंड्स अप, अपने दोनों हाथ ऊपर करो। इतना सुनने के बाद ये अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथ ऊपर करते हैं। जीप में बैठते ही चिनॉय के सिर के पास से गोली निकली। अब इंडियन सोल्जर्स ने दारा फिरोज चिनॉय से इंक्वायरी शुरू कर दी। उनका हुलिया देखकर वहां मौजूद किसी भी सोल्जर को उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं। सोल्जर्स को अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए चिनॉय ने उनसे किसी ऑफिसर को बुलाने के लिए कहा। जल्द ही एक सूबेदार मेजर जीप चलाते हुए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें भी चिनॉय की बात पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सूबेदार ने चिनॉय को जीप की पिछली सीट पर बैठने के लिए कहा। चिनॉय लिखते हैं, जैसे ही मैं जीप पर बैठा मुझे कवर कर रहा इंडियन सोल्जर भी जीप पर चढ़ गया, लेकिन गलती से उसकी उंगली उसके राइफल के ट्रिगर पर पड़ गई, जिसकी वजह से राइफल से एक गोली चल गई और वो गोली मेरे सिर के करीब 1 इंच की दूरी से निकल गई और एक बार फिर मेरी जान बच गई। लेकिन जितनी तेज गोली की आवाज थी उससे कहीं तेज सूबेदार मेजर के उस थप्पड़ की आवाज थी जो उसने उस सैनिक के गाल पर चढ़ा था। कैप्टन का चिनॉय से सवाल जवाब। यहाँ से जीप रवाना हुई और उन्हें एक कैप्टन के पास ले जाया गया। उस कैप्टन ने चिनॉय का आइडेंटिटी कार्ड मांगा। चिनॉय ने कहा कि जब किसी मिशन पर जाते हैं तो अपने साथ कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं ले जाते। अब कैप्टन ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट दारा फिरोज चिनॉय की यूनिट की लोकेशन और उसके कमांडर के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए। चिनॉय ने भी उन्हें जवाब देते हुए बताया कि ग्रुप कैप्टन जॉक लॉयड उनके स्टेशन कमांडर हैं। फिर कैप्टन पूछते हैं कि क्या आप किसी कहाई को जानते हैं? चिनॉय उत्तर देते हुए कहते हैं, हाँ, वो मेरी यूनिट में फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। उनका अगला सवाल था, क्या वो मोटे और मोने सिख हैं? जवाब मिला, नहीं, वो दुबले पतले दाढ़ी वाले सिख हैं। ये सुनते ही कैप्टन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, मैं कैप्टन कहाई हूँ, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहाई का चचेरा भाई। उसके बाद उन्होंने मुझे नाश्ता कराया और कॉफी पिलाई। इसके बाद कैप्टन कहाई ने उन्हें एक जीप में बैठाया और अमृतसर एयरफोर्स सेंटर की ओर रवाना कर दिया। चिनॉय इतना थके थे कि जीप चलते ही गहरी नींद में सो गए। जब जीप एयरफोर्स सेंटर के गेट में प्रवेश कर रही थी तब उनकी आंख खुल गई।
तभी अचानक पाकिस्तान के 4 सेबर जेट विमानों ने एयरफोर्स सेंटर की रडार यूनिट पर हमला कर दिया। इतनी कठिनाइयों से बचने के बाद चिनॉय का बम हमले में मरने का कोई इरादा नहीं था। बमों से बचने के लिए वे भागकर एक बंकर में छिप गए। कुछ देर बाद अमृतसर के स्टेशन कमांडर ने उन्हें उनके आदमपुर के वायुसेना ठिकाने पर पहुंचा दिया और जब चिनॉय ऑफिसर्स मेस में दाखिल हुए तो उनके साथियों के चेहरे देखने लायक थे। अगले दिन उनका मेडिकल टेस्ट हुआ और उन्हें फिर से उड़ान भरने के लिए फिट घोषित कर दिया गया। अब इतना सब होने के बाद 23 दिसंबर 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। उस समय तक चिनॉय के भारत लौटने को छिपा कर ही रखा गया था। ये पहला मौका था जब फाइटर प्लेन गिराए जाने के बाद कोई इंडियन एयरफोर्स का पायलट पाकिस्तान की जमीन से पैदल चलकर सही सलामत भारत लौट आया था। युद्ध समाप्ति के 3 महीने बाद 1 जनवरी 1966 को तत्कालीन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह ने फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनॉय को पाकिस्तान से सुरक्षित भारत लौटने के लिए डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया और फिर चिनॉय बाद में भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के पद से रिटायर्ड हुए। अभी सच्ची कहानी जानकर आपको कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो आपने देख ली है कि कैसे कैसे मुश्किलात उसके लिए पैदा हुई। 20 घंटों से उसने पानी तक नहीं पिया, फिर ये फ्लाई हुआ और पाकिस्तानियों ने जो है ना जब हमला किया उधर से भी बच गया। फिर ये जो है ना गोलियां इस पे बरसाई गई। जब इसका जो नीचे आ रहा था तो गोलियां बरसाई गई, तब भी ये बच गया। मतलब इतनी सख्तियां इसने झेली। नीचे आया तो इसने 3-4 फिर पानी तक नहीं पिया। फिर इसके पीछे फौज आई, फौज से बचा। अंधेरा होने तक ये जो है ना उधर ही रहा। यार इतनी मुश्किलात इसके लिए थी, इतनी मुश्किलात, और आखिरकार वो भारतीय पहुंच गया अपनी ज़मीन तक। और जब अपनी ज़मीन तक पहुंचा फिर भी उनकी इंडिया ने उन पे यकीन नहीं किया। मतलब एक उस पे इतना गुजरा, इतनी कुछ गुजरता है बंदे पे। फौज, आर्मी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो है ना पाकिस्तान या किसी भी देश के लिए बहुत एक अहम किरदार अदा करते हैं। कितनी मुश्किलात के लिए वो हुआ और उसके बाद जो है ना आखिरकार वो सफल हो गया। मतलब ये होती है पावर। जब वो अपनी उस तक पहुंचा फिर भी पाकिस्तानियों ने उस पर हमला किया फिर भी बच गया। ये होती है यार भारत। और पहली बार पाकिस्तान किसी दुश्मन की ज़मीन से निकलना, और इतनी हिम्मत है यार बंदे की। सलूट है इस बंदे को यार कि इतना ज़बरदस्त इन लोगों ने कोशिश की, हार नहीं मानी इस बंदे ने और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो ये होती है पावर, ये होता है एक रुतबा, ये होती है फौज, आर्मी, एयरफोर्स जो भी है वो जो है ना इतनी ट्रेनिंग देते हैं। अगर ट्रेनिंग ना होती इसकी, ये सब कुछ ना हुआ होता तो ये एकदम पकड़ा जाता। लेकिन इसने बहुत हिम्मत की, कुछ खाया पिया नहीं, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, कुछ भी, और इतनी दौड़ा एक से दूसरे बॉर्डर, इतनी मुश्किलात का सामना हुआ और आखिरकार पहुंच गया। तो ये होती है भारत की पावर, भारत की एक सैनिक की पावर। तो अब सोचे अगर एक एयरफोर्स का एक बंदा इतना ताकतवर है तो भारत की फौज कितनी ताकतवर होगी, उनकी आर्मी कितनी ताकतवर होगी, उनका जो है ना एयरफोर्स कितनी ताकतवर होगी। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत अच्छे लगा इसके अलावा भी कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।